मां विंध्यवासिनी धाम के विकास का हो या चित्रकूट धाम का, नेमिस या सुख तीर्थ के विकास का हो या शाकंभरी देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास का, या फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विवाद का सफलतापूर्वक पटाक्षेप होने के बाद भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को और एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने अपनी पुरातन और रामायण कालीन परंपरा के साथ आधुनिकता के भरपूर नई अयोध्या के रूप में उस रोड मैप को आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार निरंतर केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम सबका दायित्व बनता है ये कार्यक्रम आगे बढ़े। आज उस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास हुए। प्रयागराज कुंभ सबके सामने, और केवल एक आयोजन नहीं था हमारे लिए, राज्य की ब्रांडिंग भी थी। उसका असर हर एक फील्ड में पड़ा, राज्य के पर्यटन पर पड़ा, राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर पड़ा, प्रदेश के परसेप्शन पर पड़ा, लोगों के की जो धारणा यूपी के बारे में थी उस पर पड़ा। और आज यही तो कह रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश 2016 में 14वें नंबर पर था। 2017 में प्रारंभिक दिनों में जो कार्य हुए उसके कारण 12वें स्थान पर आया, और पिछले 2 वर्ष की यानी 2019 की रैंकिंग है ये, जिसमें हम दूसरे नंबर पर हैं। और अभी जो कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रयास है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर भी आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही यहां की प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना। क्या किया है आजादी के बाद आने वाली इन सरकारों ने? ये विपक्षी दल जो आज चिल्लाते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आजादी के बाद इन लोगों ने क्या किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ था और 1950 में जब उत्तर प्रदेश का गठन होता है, उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से अधिक थी। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से अधिक उत्तर प्रदेश की आय थी। लेकिन भाइयों बहनों, 1950 से लेकर के 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 रह गई थी। 4 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए, एक सामूहिक प्रयास जो प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब नेशनल एवरेज से थोड़ी ही कम है, और नेशनल एवरेज को भी हम आने वाले समय में अचीव कर सकें। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। जितनी योजनाएं हैं, आवास की, विद्युत की, शौचालय की, या फिर रसोई गैस की, या रोजगार की, ये प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि का भी एक कारक बनता है, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का एक माध्यम बनता है। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक नए कार्यक्रम को नए तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया। उस दिशा में एक प्रयास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई, कनेक्टिविटी की कार्रवाई, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की कार्रवाई, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और परिवर्तन करने की कार्रवाई, श्रम क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा के कवर की कार्रवाई, ये सभी उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। नारी गरिमा और उसकी सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए, हर हाल में हो। कन्या सुमंगला योजना या सामूहिक विवाह की योजना उसी का हिस्सा है। कन्या सुमंगला योजना, कन्या के पैदा होते ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही इस बालिका के नाम पे पैसा चला जाना। बालिका 1 वर्ष की होगी, टीकाकरण से आच्छादित होने के साथ उसके नाम पे फिर धनराशि जाएगी। बालिका 5 साल की हुई, स्कूल में भर्ती कराया, उसके नाम पर एक निश्चित धनराशि चली जाएगी। बालिका 6ठी क्लास में गई, उसके नाम पे फिर धनराशि। 9वीं क्लास में गई, फिर बालिका के नाम पे धनराशि। बालिका ने उसके बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स या फिर आगे की पढ़ाई के लिए किया, फिर राशि।
यानी एक बालिका को जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए 15,000 की राशि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। और वह कन्या शादी योग्य होगी तो 51,000 रुपए की राशि राज्य सरकार उन कन्याओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, कन्या धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी की प्रतीक है। जब उसके नाम पर हर बार राशि जाती है, पैसे जाती है, तो वह लक्ष्मी को चरितार्थ करती हुई दिखाई देती है। और यही तो कार्य राज्य सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर कर रही है। ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं। विगत 4 वर्ष के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र के लगभग सभी संकल्पों को पूरा करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की और हर एक विभाग ने बढ़ चढ़ करके उसी संकल्प पत्र को ध्यान में रख करके अपनी कार्य योजना बनाई, फिर उसे लागू किया, निरंतर फॉलो अप करके आज उसको सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। और हम लोग निरंतर उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कार्यक्रम भी हुए, प्रयास करने पड़े। आज हम प्रदेश के अंदर विकास कराने में कुछ सफल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश के अंदर कुछ कार्य हो रहे हैं। जीवन भी और जीविका को बचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त मिल रही है। इसके लिए हमें प्रदेश के राजस्व को भी बढ़ाना पड़ा, प्रदेश के बजट को भी बढ़ाना पड़ा। प्रदेश के अंदर जहां जहां भ्रष्टाचार था उस लीकेजेज को रोकना पड़ा, सख्ती करनी पड़ी। तो स्वाभाविक रूप से जिन पे सख्ती हुई होगी वे हमें अपना मित्र तो नहीं मानेंगे। जिनके लूट के तंत्र को हमने ध्वस्त किया, जिनके उस आर्थिक साम्राज्य को जो अनैतिक तरीके से अर्जित किया गया था, वे हमारे शुभचिंतक तो नहीं होंगे। वो माफिया तंत्र जो प्रदेश की सत्ता का सहभागी बनकर के प्रदेश के आम नागरिक को, व्यापारी को, एक सामान्य नागरिक के जीवन को जीना हराम कर रहा था, आज सरकार की नीतियों के कारण उस माफिया प्रवृत्ति के तत्वों का जीना हराम हो रहा है। यह अपने आप में एक नया मानक उत्तर प्रदेश ने बनाया है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त किए माफियाज की, और ये कार्रवाई एक निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ राज्य की आय कहां से बढ़ सकती है, राज्य की उस आय को भी निरंतर बढ़ाने की कार्रवाई हुई। और पहले की तुलना में जितनी आय बढ़ी, बजट का दायरा उतना बढ़ता गया, और बजट का दायरा जितना बढ़ता गया उतना ही योजनाएं भी प्रदेश के अंदर आती हुई दिखाई दी। और आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश हर एक क्षेत्र में, चाहे वह स्मार्ट सिटी योजना हो, आज आप देख रहे होंगे, आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, हर एक योजना में उत्तर प्रदेश जो पहले 2017 के पहले सबसे पीछे होता था, आज वह देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया। उत्तर प्रदेश आज उसमें अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हर एक क्षेत्र में कार्य जो किए गए हैं, इन उपलब्धियों को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने की दिशा में अगर सार्थक प्रयास हो, जिसको लेकर के पिछले 4 वर्ष के दौरान संगठन ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन अगले 6-7 महीनों के लिए एक मिशन मोड में से लेकर के जो एक कार्य योजना बनी, उन कार्य योजनाओं के साथ जोड़ते हुए अगर हम आगे बढ़ जाएं तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में भाव आएगा कि वास्तव में जो जान रहा है इन फील्डों में ये अपेक्षित सुधार होते हुए दिखाई दिए हैं। और उन केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से 4-6 महत्वपूर्ण योजनाओं को हमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई और पब्लिक से बोलने की, उनके मुंह से इसको बुलवाने की आदत डलवाना, लाभार्थियों के मुंह से। सामान्यतः हम लोग इस बात को देखते हैं कि कोई लाभार्थी कोई योजना प्राप्त करता है, उसको जानकारी नहीं होती है योजना का नाम, लाभ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब हम नाम बोलते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिला है, नाम बोलकर के कहता हाँ साहब मिल गया। ये आदत डलवाने की है एक व्यवस्था। अगर हम बूथ स्तर पर उस प्रकार की कार्य योजना बना सकेंगे तो वह एक बेहतरीन कार्य हो सकता है। वैक्सीनेशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कार्रवाई को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। हम लोग जब बूथों पे जाएंगे,
वैक्सीनेशन बूथ पर जाएंगे या फेयर प्राइस 100 पर जाएंगे, वहां पे जो लाभार्थी आएंगे, अगर केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के हैंडबिल वहां पे एक एक लाभार्थी को बैग के साथ दे दें, वह व्यक्ति उससे जरूर उसको पढ़ेगा, देखेगा क्या है ये, और उसको जुड़ने का एक माध्यम, एक कार्यक्रम हमारे पास बनेगा। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम। क्या हम लोग ग्राम पंचायत के जो 7 लाख से अधिक सदस्य चुने गए हैं, इनके साथ संवाद बना पाएंगे? न्याय पंचायत स्तर पर बनाएंगे तो उनके लिए भी आसान होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साधन संपन्न नहीं होंगे। ग्राम प्रधानों से और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों से विकासखंड स्तर पर हम बना सकते हैं। प्रदेश ने यहां पर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। ये कार्यक्रम अगर हमारे निरंतर आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर हमें ध्यान देना होगा। याद रखना, इसमें हमें निरंतर प्रयास करना होगा। जैसे कि यहां पे माननीय सुनील जी ने कहा भी, मतदाता सूची मिशन मोड का हिस्सा है, हम इसको हल्केपन से न लें। होता क्या, हम फॉर्म भरा करके एक बार जमा करके औपचारिकता पूर्ण कर लेते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारा विरोधी पहले से सतर्क है और वह दोनों रणनीति पे काम कर रहा है। एक तरफ हमारे फॉर्म न सफल होने पाए, दूसरी तरफ वो अपने तरीके से फेक वोटर बनाना चाहता है। हमें उससे सतर्क रहना होगा और उन चीजों पर देखना होगा। बूथ और शक्ति केंद्र के बेहतर प्रबंधन हमें इस फील्ड में सफलता प्रदान कर सकता है। हमारे पास कहने के लिए और करने के लिए, पब्लिक के बीच में जाने के लिए बहुत कुछ है। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से भरा पड़ा हमारा जो हमने संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के एक एक संकल्प को मंत्र मान करके, अंगीकार करते हुए उसे लागू किया और लागू करने के साथ उसे जनता को समर्पित भी किया। अब बोलने की बारी है, बताने की बारी है। एक एक संकल्प के साथ नागरिकों को जोड़ने की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा फील्ड है, हर एक उस पर, चाहे वह गरीब कल्याण का हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, रोजगार का हो, या फिर आस्था और अपने मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं मिलेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साथ संगठन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक टीम भाव के साथ उसे आगे न बढ़ाने का कार्य किया हो। आवश्यकता है हम सब मिलकर के उसे आगामी योजना का हिस्सा बनाएं। इस विश्वास के साथ आप सभी प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो बेहतरीन प्रदर्शन रहा पंचायत चुनाव में, कोविड प्रबंधन में जो योगदान रहा, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राइट टाइम, ठीक 5 बजे समापन होना था। मैं आज के उद्घाटन सत्र में हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके दिल से जो जो बिंदु निकला है, मैं आदरणीय नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं। उनकी सभी वाणी से निकले हुए शब्दों का स्वयं अध्यक्ष के नाते सुनील जी, पूरे संगठन के कार्यकर्ता हम सब मिलकर नीचे तक ले जाएंगे। दूसरा सत्र हमारा पंडित डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का उद्बोधन था, डॉक्टर राधा मोहन जी का उद्बोधन रहा। ये दोनों लोगों ने भी जो उद्बोधन हमें इन लोगों से प्राप्त हुआ है, हम सब संगठन के कार्यकर्ता मिलकर वो आगे ले जाएंगे। हमारे माननीय सुनील बंसल जी महत्वपूर्ण संगठन की चर्चा किए और इन कार्यक्रमों से ही संगठन के कार्यकर्ता का निर्माण होता है, जो आगे चलकर बड़ा नेता बनता है। मैं आदरणीय सुनील बंसल जी का स्वागत करता हूं। आदरणीय केशव जी जो विषय रखे
वह बिंदु हम सब संगठन के नाते सभी जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी हमारे सब जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी बिंदुओं का ध्यान देंगे। अंतिम में हमारा समापन सत्र हुआ मित्रों। मैं ही कह सकता हूं, बहुत भाग्य से ऐसा नेतृत्व हम सबको मिलता है। देश में आदरणीय मोदी जी जैसा, राज्य में आदरणीय योगी जी जैसा एक ईमानदार नेतृत्व, एक कर्मठ नेतृत्व, एक जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवार और वंशवाद से ऊपर उठकर मिलने वाला नेतृत्व और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व। ऐसा नेतृत्व बहुत कम मिलता है मित्रों। बड़े भाग्य से केवल पवित्र संगठन भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन में मिलता है, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी तक और राज्य के अंदर योगी। इसलिए मित्रों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन 4 शब्द मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए 2022 के लिए आवश्यक है सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। सोचें तो ठंडे दिमाग से, बोलें तो मीठा, सीने में आग गरीब के लिए और दिल से गरीब के लिए। जैसा आदरणीय मोदी जी सोचते हैं, करते हैं और उनके शरीर से झलकता है। कल्पना करिए एक सफाई कर्मी का पैर धोने का क्या मतलब होता है। पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ का क्या मतलब होता है, दिल से। दूसरा राष्ट्रवाद है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। दुनिया में नहीं लगेगा और आप नहीं लगाएंगे तो क्या प्रियंका से अपेक्षा करते हैं, क्या पाकिस्तान से अपेक्षा करते हैं? गरीब का विकास और राष्ट्रवाद। और ये पूरा कैसे होगा? पैर में चक्कर, चरवेती चरवेती। विधायक बने या न बने, सांसद बने या न बने, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक चलते रहें और काम करते रहें। यही कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है। और सभी जिलाध्यक्ष, जिलों में भी पहली बार इतने अनुशासित कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक जिस प्रकार पूरी टीम जिले में बैठी हुई है, वह सभी कार्यकर्ताओं का और आप सब बैठे हुए सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। प्रदेश कार्य समिति जनगण मन के बाद समापन हो जाएगा, अभी इसके बाद होगा, उसके बाद समापन की मतलब समापन ही समझना आप सब, और चाय पीकर अपने अपने घर को प्रस्थान करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष 6 बजे